हाल ही में शनिवार सुबह 9:55 बजे मध्य प्रदेश के मुरैना में सुखोई 30 MKI और मिराज 2000 आपस में भिड़कर क्रैश हो गए थे। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि सुखोई 30 का 90 किलोमीटर दूर जाकर राजस्थान में गिरना। फाइटर प्लेन का आपस में टकराना कोई आम घटना नहीं है। एयरफोर्स भी इसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर घटना मान रही है। एक्सपर्ट की माने तो इस तरह का हादसा लाख घंटों की उड़ान के बाद भी देखने या सुनने को नहीं मिलता है। एयरफोर्स ने इस हादसे की जांच शुरू कर दी है। दोनों विमानों के ब्लैक बॉक्स मिल चुके हैं, जिनसे मिलने वाले डेटा से पता चल जाएगा कि हादसा मानवीय भूल थी या किसी तकनीकी मिस्टेक की वजह से हुआ है। वहीं जांच से पहले इस हादसे के 5 सबसे बड़े कारणों को एक्सपर्ट के जरिए एनालिसिस किया गया है। तो पता चला कि आखिर सुखोई और मिराज की टक्कर हुई कैसे और टकराने के बाद सुखोई 30 MKI फाइटर जेट 90 किलोमीटर दूर कैसे पहुंच गए। आसमान में बिना पायलट के अनकंट्रोल फाइटर जेट कितना कहर बरप पा सकता था। क्या मौसम भी इस घटना के लिए जिम्मेदार है? इन सवालों के जवाब के लिए वायुसेना के रिटायर अफसरों एवं तकनीक विशेषज्ञों की मदद से इसे जाना गया। भारतीय वायुसेना के इतिहास की यह रेयरेस्ट घटना कैसे घटी, उसके पीछे कौन से 5 सबसे बड़े कारण हैं। सबसे पहले जानिए क्यों कहा जा रहा है इसे रेयर ऑफ द रेयरेस्ट घटना। दरअसल आसमान में कलाबाजी दिखाते समय लड़ाकू विमानों के टकराने की घटनाएं तो हुई है। उनमें विमान आपस में टकरा भी जाते हैं, लेकिन एक्सपर्ट की मानो तो लोडेड लड़ाकू विमानों की टक्कर की घटनाएं बहुत ही रेयर है। हाल ही के सालों में ऐसी कोई घटना हुई भी नहीं है। एयरफोर्स के ऑफिशियल रेस्टमेंट और घटना के चश्मदीदों के अनुसार दोनों सुखोई और मिराज ने रूटीन ट्रेनिंग के लिए उड़ान भरी थी। दोनों ट्रेनिंग के दौरान बेहद पास उड़ान भर रहे थे, तभी आपस में टकरा गए। टकराने से मिराज में आग लग गई और वह मध्य प्रदेश के मुरैना के पहाड़गढ़ में जा गिरा। इससे सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। वहीं मिराज उड़ा रहे लीडर हनुमंतराव सारथी की मौत हो गई। टकराने के बाद सुखोई 30 MKI के विंग्स टूट गए। सुखोई के पायलट लीडर विजय पाटिल और मिथेना ने मुरैना में ही खुद को इजेक्ट कर लिया और पैराशूट के सहारे जमीन पर आ गिरे। इसके बाद सुखोई बिना पायलट अनकंट्रोल होकर 90 किलोमीटर तक उड़ता हुआ राजस्थान के भरतपुर जिले के पिंगोरा में जा गिरा। घनश्याम सिंह एवं अन्य विशेषज्ञों ने बताया कि विमान के भिड़ने के चांसेस बहुत कम होते हैं। ऐसी घटना 1 लाख उड़ान घंटों में कभी कभार होती है। विमान जब ट्रेनिंग पर होते हैं या रूटीन उड़ान भरते हैं तो रडार और ATC यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल से इनकी कंट्रोलिंग होती है। विमान की पोजीशन रडार पर कंट्रोलर्स देख रहे होते हैं और वो ही पायलट्स को गाइड करते हैं। दोनों ही लड़ाकू जहाज ध्वनि सुपरसोनिक रफ्तार से 2 गुनी तेजी से उड़ सकते हैं। इनकी क्षमता 2000 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा है। नॉर्मल ट्रेनिंग के दौरान रफ्तार 600-700 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है, लेकिन इस दुर्घटना के बाद सुखोई 30 के 90 किलोमीटर दूर पिंगोरा तक पहुंच जाने को देखते हुए कहा जा सकता है कि दुर्घटना के समय दोनों की रफ्तार 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रही होगी। अगर सुखोई की स्पीड विंग्स टूटने के बाद धीरे भी होती चली गई होगी तो भी 90 किलोमीटर की दूरी कवर करने में उसे करीब 10 मिनट लगे होंगे। इसमें उड़ान की ऊंचाई और डायरेक्शन दोनों ही कारण बने होंगे। उड़ान ज्यादा ऊंचाई पर नहीं होगी क्योंकि पीछे वाला विमान हमला करने की तैयारी में होगा और दूसरा बचाव कर रहा होगा। जैसे ही आगे वाले जहाज ने स्पीड डाउन की होगी, तेज स्पीड के कारण पीछे वाला विमान टकरा गया होगा। टक्कर के समय आगे वाला विमान मतलब सुखोई की उड़ान जमीन से पैरेलल रही होगी। मिराज मुरैना में ही क्रैश होने के बाद गिर गया और सुखोई के पायलट इजेक्ट कर मुरैना में ही पैराशूट के जरिए उतरे। इस घटना में साफ है कि अब सुखोई बिना पायलट और बिना किसी कंट्रोल के था। उसमें आग लगी और अनकंट्रोल कंडीशन में ही भरतपुर की ओर 90 किलोमीटर दूर तक उड़ता रहा और फिर धीरे धीरे नीचे गिर गया। वहीं घनश्याम सिंह ने यह भी कहा कि बिना पायलट का विमान मानो कि एक अनकंट्रोल बॉम्ब ऊपर से गिर गया है। कहाँ गिरेगा यह किसको नहीं पता। आमतौर पर क्रैश जैसी कंडीशन में पायलट प्लेन को गिरने की पोजीशन पर फिक्स करने के बाद इजेक्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पायलट इजेक्ट करने से पहले खाली जगह की ओर गिरने का डायरेक्शन नहीं दे पाए होंगे। दुर्घटनाग्रस्त विमान को आबादी से दूर खाली जगह पर गिरने का डायरेक्शन देना भी पायलट्स की ट्रेनिंग का पार्ट होता है। यदि सुखोई को डायरेक्शन दिया गया होता तो वो पायलट जिस जगह इजेक्ट हुआ वहां से 5 या 6 किलोमीटर दूर तक जाकर गिरता। वहीं अब जान लेते ये हादसा हुआ कैसे और इसके पीछे सबसे बड़े कारण क्या रहे। एक्सपर्ट के अनुसार 2 जहाज हवा में आपस में टकरा जाते हैं तो उसे मिड एयर कोलिजन कहा जाता है। इसमें रूल्स कहता है कि जब पायलट जहाज उड़ा रहे होते तब उन्हें आसपास देखते रहना है, लेकिन विमान एक्सरसाइज के लिए निकले थे तो 90% ही विमान रडार के जरिए डायरेक्शन ले रहे होंगे। इसका पहला कारण है कि ग्वालियर से 30 किलोमीटर है मुरैना। संभावना है कि एक जहाज रडार कंट्रोल के साथ हो और दूसरा एयर ट्रैफिक कंट्रोल के साथ हो। इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होना भी एक कारण हो सकता है। वहीं दूसरा कारण है दोनों जहाज रडार से डायरेक्शन ले रहे हो, तभी भी 2 संभावनाएं बनती है। पहली संभावना, जब रडार से मिले डायरेक्शन को पायलट गलत तरीके से समझ ले। ऐसा कहा जा सकता है कि पायलट ने निर्देशों को गलत फॉलो किया। दूसरी संभावना, डायरेक्शन ही गलत दिए गए हों, पायलट उन्हें फॉलो करते हुए दूसरे जहाज की उड़ान की लाइन पर आ गया जिससे दुर्घटना हुई। दोनों लड़ाकू विमानों ने ग्वालियर से उड़ान भरी, लेकिन यह भी हो सकता है कि दोनों अलग अलग कंट्रोल हो रहे हों और दोनों में कंट्रोल में कोऑर्डिनेशन की कमी रही हो। हर प्लान के कंट्रोलर एक दूसरे को बता दे कि संबंधित जहाज को मैं इस ओर ले जा रहा हूं या उस ओर ले जा रहा हूं। प्रैक्टिस के दौरान अप्रोच कंट्रोलर अपने रडार पर प्लेन को लगातार वॉच करता है, उसे रनवे
नब्बे की ओर लाने तक की जिम्मेदारी होती है। फिर वह ATC को बोलता है कि प्लेन 10 से 12 किलोमीटर है और आप इसे लैंड करवा दो। इस घटना में यह भी हो सकता है कि जब फाइटर प्लेन ATC कंट्रोलर के कंट्रोल में था और उसने रडार कंट्रोलर को नहीं बताया कि मैंने उसे अपने नियंत्रण में लिया है, या फिर विमान एरोड्रम एरिया के भीतर घुस रहा है और रडार वाले को पता नहीं है, रडार वाला विमान को लेकर आ रहा है और ATC को पता नहीं है। ये दोनों ही कंडीशन दुर्घटना को न्योता देने वाली होती है। वहीं चौथा कारण हो सकता है कि लड़ाकू विमान में TCAS नहीं होता है, इसलिए पायलट को उस पर नजर रखनी पड़ती है। एयरफोर्स के पायलट जिन लड़ाकू विमानों में उड़ते हैं उनमें ट्रैफिक कोलिजन अवॉइडिंग सिस्टम नहीं होती। ये वो सिस्टम जिससे पता चल जाए कि कोई दूसरा विमान नजदीक आ रहा है, उससे टक्कर हो सकती है। ये सिस्टम वार्निंग देता है, वार्निंग में लाइट जलेगी और बजर जैसा साउंड भी आएगा। ये सिस्टम केवल पैसेंजर विमानों में होता है। लड़ाकू विमानों को एक दूसरे के नजदीक उड़ना होता है। मिशन के दौरान दुश्मन जहाज के नजदीक भी जाना होता है। लड़ाई की रणनीति के तहत परफॉर्मेशन भी बनानी होती है। कई बार तो प्लेन के बीच 10-10 या 15-15 मीटर तक की दूरी भी रह जाती है। फौज के विमान में TCAS लगाना पॉसिबल नहीं है। अगर प्लेन में TCAS लगा है तो ये दो विमानों की नजदीकी दुर्घटना जैसी स्थिति में आने पर जहाज का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है, दोनों विमानों को एक दूसरे से दूर कर देता है। लड़ाकू विमानों में ये सिस्टम किसी भी मिशन को मुश्किल में डाल सकता है। ऐसे में प्रशिक्षण के दौरान पायलट को आसपास देखते रहना या नजर रखने के लिए बोला जाता है। इस घटना को देखकर ऐसा लगता है कि पायलटों को एक दूसरे के विमान के नजदीक आने का पता ही नहीं चला। रडार सिस्टम से ये जरूर पता चलता है कि जहाज आगे से आ रहा है या पीछे से, दाएं से या बाएं से। एक्सपर्ट का मानना है कि इस मौसम में ग्वालियर से लेकर भरतपुर एरिया तक कोहरा रहता है। ये सुबह सूरज की रोशनी आने तक, बाद से धूप निकलने तक छाया रहता है। विजिबिलिटी भी कम रहती है। कई बार कोहरा प्रभाव जमीन से ऊपर भी अच्छी खासी हाइट तक होता है। जब उड़ान नीचे हो तो कोहरे के कारण और विमान की स्पीड के कारण कोहरे में एक दूसरे विमान को देखना आसान नहीं होता है। ऐसे में पायलटों के पास रडार कंट्रोलर के निर्देश को फॉलो करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता है। विजिबिलिटी अच्छी हो तो विमान को आसपास देखकर पायलट दूर हो जाते हैं या एक दूसरे के नजदीक उड़ान भरते समय सावधान रहते हैं। लेकिन मौसम खराब होने के कारण पायलट एक दूसरे को देख नहीं पाए होंगे। यह भी हो सकता है ATC ने कमांड तो सही दिया था लेकिन पायलट ने इसे गलत समझ लिया हो और उसे गलत फॉलो कर लिया।